नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नवाब मलिक पर ईडी ने जो शिकंजा कसा है उसके तहत वो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट से उनको कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में बाकायदा एक एप्लीकेशन लगाई थी और कहा था कि ईडी की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसी बीच जो ईडी की विशेष अदालत है उसने जो रिमांड की अवधि है जो 3 मार्च को खत्म हो रही थी अब उसको बढ़ाकर 7 मार्च कर दिया। और यह इसलिए किया क्योंकि नवाब मलिक जब ईडी की गिरफ्तारी में जा रहे थे तो ऐसे नारे लगा रहे थे, हाथ ऊपर दिखा रहे थे, हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी जो है आंदोलन में जा रहे हैं, देश हित के कोई आंदोलन में। लेकिन जल्द ही ये पता लगा कि ये सब बहानेबाजी थी और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब ईडी का कहना यह है कि जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए और इन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तो हम इनसे पूछताछ नहीं कर पाए और इसलिए हमको इनकी हिरासत और चाहिए। तो 6 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन 4 दिन की हिरासत, न्यायिक हिरासत दी है ईडी को। अब माना जा रहा है कि ईडी पूछताछ करेगी और नवाब मलिक को बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी का बात करके या कोई और बात करके वो कुछ ऐसा कर ले जाएंगे कि ईडी उनको इंट्रोगेशन ना कर सके। आज नहीं तो कल कितने एडमिट होंगे आप हॉस्पिटल में, बताना ही पड़ेगा। और यहां आपको बताएं, देवेंद्र फडणवीस ने जब ये कंप्लेंट की थी एनआईए और ईडी को, उसमें सबूत दिए हैं कि 5 में से 4 प्रॉपर्टी इन्होंने, नवाब मलिक ने ऐसे बंदे से खरीदी है जो मुंबई ब्लास्ट का दोषी है। शाह वली खान जो कि अभी जेल में बंद है, उससे प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस खरीद फरोख्त में घोटाला था कि करोड़ों की जमीन कुछ लाख रुपए देकर ली गई। अब इसका जवाब नवाब मलिक को देना होगा कि भाई आखिरकार एक आतंकवादी से आपने जमीन कैसे खरीदी। कोर्ट में इनके वकील दलील देते हैं कि केस तो बहुत पुराना है, सन 93 का है, अब तो जी काफी साल हो गए। तो सन 93 में बम ब्लास्ट हुआ, जमीन खरीद फरोख्त अभी 20 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, कुछ भी बोलो। लेकिन अगर इस देश का कानून ये कहता है कि आतंकवादी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति से यदि आप कोई संबंध रखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, तो संपत्ति भी जब्त होगी और जेल भी होगी। और इसीलिए आपको बताएं, नवाब मलिक पर शिकंजा कसा हुआ है अभी ईडी का, उसके बाद एनआईए का। और ईडी ने बाकायदा इनके बेटे को भी सम्मन किया है, उससे भी पूछताछ करनी है, क्योंकि ये सारा मामला मिलकर के अभी तक जो चल रहा है, इस सारे मामले में प्रॉपर्टी को लेकर दाऊद इब्राहिम का नाम भी बीच में आ रहा है। दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी जिसको खरीद फरोख्त का काम उनकी बहन हसीना पारकर करती थी, और हसीना पारकर जो है उसका एक छोटा शकील का गुर्गा सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट, उसका भी नाम सामने आ रहा है कि इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी गई। और ये आपको बताएं, दाऊद इब्राहिम का भतीजा है अली शाह पारकर, ये भी नाम सामने आ रहा है। और ये जितने नाम हैं, ये देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया था कि ये लोग देश विरोधी एक्टिविटी और आतंकवाद की एक्टिविटी में लिप्त हैं और ये दोषी हैं और इनसे जमीन खरीद फरोख्त हुई है, इनको कोई ना कोई मदद नवाब मलिक ने पहुंचाई है। एनसीपी के बड़े लीडर हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, तो किस एवज में नवाब मलिक को यह हेल्प हुई कि उनको कौड़ियों के दाम में कोई करोड़ों की जमीन क्यों देगा, और वो भी आतंकवादियों की अगर है तो उसको नवाब मलिक क्यों खरीदेंगे। नवाब मलिक को लगता होगा वो मंत्री है, नेता हैं और एनसीपी के नेता हैं, तो भाई हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो नेताओं की जैसे आदत होती है, उनको लगता है कि सरकार में सब सेट हो जाएगा, अगर कोई पकड़ता है तो कह दो भैया केंद्रीय एजेंसी दुरुपयोग कर रही है, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि अब कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि आपने जो गिरफ्तारी की है उसके जो तथ्य हैं वो हमारे पास भी आप जमा कराएं, क्योंकि नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी इल्लीगल है। अब लीगल है कि नहीं ये तो हाई कोर्ट वैसे बताएगा, लेकिन निचली अदालत ने तो लीगल माना ही है, तभी तो रिमांड की अवधि बढ़ाई है, वरना रिमांड होती ही नहीं। तो ये सब चीजें चल रही है। इसी में आपको बता दें कि यहां जो है ये सारी चीजें चल रही है। इधर आपको बताएं कि एक और शिवसेना का लीडर जो जसवंत यादव है वो फंसता दिखाई दे रहा है, और वो है एक पार्षद है, लेकिन जो आर्थिक मामले हैं बीएमसी के उसको वो सारा देखते हैं। अब यादव के मामले में भी इसी तरह का मामला खुल रहा है। उनकी 36 प्रॉपर्टी जो है
वो लगभग 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये उठता है कि वो जो जसवंत जाधव है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, एक शेल कंपनी बना करके कुछ पैसे ट्रांजैक्शन किए गए। लगभग 400 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कलकत्ता का नाम जुड़ रहा है, कलकत्ता की कंपनी के शेयर दिखाए गए हैं। अब सवाल तो यह है कि आप एक पार्षद होते हुए इतने पैसे कहां से लाए? इसका जवाब शिवसेना के उस लीडर को देना है। और इसमें आपको बताएं, ईडी ने 35 जगह छापेमारी की है, सबूत इकट्ठे किए हैं। ईडी के सूत्रों का कहना यह है कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि जाधव के पास अवैध संपत्ति है। उन्होंने अपनी पोस्ट का, पद का दुरुपयोग किया है बीएमसी में रहते हुए। जो बीएमसी में टेंडर छूटते हैं, ठेके छूटते हैं, उस ठेके में ठेका देने की एवज में पैसे लिए गए हैं, ऐसा शक है। मैं पहले ही कह रहा हूं, यह शक है। इसकी जांच कर रही है ईडी कि भाई ईडी को एक मतलब है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है बस उसका हमें स्रोत बता दीजिए कि ये पैसे कहां से आए। मेरे पास प्लॉट है, मेरे से गवर्नमेंट पूछे, आपसे गवर्नमेंट पूछे, भैया आपके पास ये कार है, ये फ्लैट है, कहां से आई? तो जितनी तनख्वाह है, वेतन है, उसके हिसाब से ही तो होगा। तो आप बता देंगे कि मैंने ईएमआई पे ली है या कैश ली है, जोड़ा है मनी को तब ली है। ऐसे ही नेताओं से पूछा जाना है। अब ये नेता यूं कहें कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहां की बात हुई भाई? आप न्यायपालिका में जाएंगे, कोर्ट में आपको सबमिट किया जाएगा सारे पेपर, सबूत। अगर आप दोषी हैं तो पकड़े जाएंगे, वरना निर्दोष छूट जाएंगे। लेकिन ये नेताओं की भाषा देखिए। संजय राउत जी जो शिवसेना के प्रवक्ता है, वो बोलते हैं कि ये जो चल रहा है ये केंद्रीय सरकार जो कर रही है, हम भी ऐसा करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। मतलब आप बदले की कार्रवाई करने का मूड पहले बना चुके हैं। अब ये इस तरह की भाषा राजनीति में अच्छी नहीं है कि गलत के भी साथ देंगे आप, सही हो या गलत हो उसकी जांच नहीं कराएंगे। उद्धव सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उद्धव ठाकरे जी इस पूरे मैटर पे अगर संज्ञान आया है, किसी ने कंप्लेंट की है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी है कि नहीं, लेकिन अगर संज्ञान में आई है तो उसकी जांच कराएं, निष्पक्षता से जांच कराएं। अगर कोई उनकी पार्टी का लीडर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहा है, ठेके छोड़ने में भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप समझिए कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई पुल बनेगा, कोई नाली बनेगी, कोई खड़ंजा बनेगा और वो लेगा उसमें कमीशन, तो ठेकेदार तो फिर घटिया माल लगाएगा। देश का नुकसान है, लोगों की जान माल के लिए भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और पुल बन रहा है, उसमें घटिया मटेरियल लगा तो वो लोगों की जान भी ले सकता है। उद्धव ठाकरे जी को इसकी जांच करानी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो केंद्र सरकार पर उंगली उठाए, ईडी पर उंगली उठाए। लेकिन ये हो रहा है। महाराष्ट्र में नेता के बाद नेता फंसते जा रहे हैं। शरद पवार जी पर उंगली उठी, उनके अजीत पवार भतीजे पर उंगली उठी, संजय राउत और उनकी पत्नी को लेकर 55 लाख रुपए का मामला अभी सुलझा नहीं है। इसी तरह आप देखिए अनिल देशमुख, अनिल परब और अब ये जाधव और नवाब मलिक। पहले ये सवाल उठा रहे थे, अब नवाब मलिक के बारे में लोग कह रहे थे कि जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई हो रही है नशाखोरों के खिलाफ, उसमें नवाब मलिक क्यों मैदान में है भाई? क्योंकि इनका जो है वो दामाद फंसा हुआ है। तो दामाद को बचाने के लिए आप फील्ड में उतर जाएंगे तो कब तक बचेंगे भाई? आप कब तक फर्जी आरोप लगाएंगे? तो कुल मिलाकर के ये सारा घपला घटला है। लेकिन इस सब को लेकर देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता है, पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम नवाब मलिक का इस्तीफा मांगते हैं। क्योंकि जिस तरह से अनिल देशमुख के ऊपर जब ईडी के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और ईडी में जेल में गए थे, वो ईडी की जेल में, तब उस टाइम अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया गया और उन्होंने दिया। लेकिन क्या कारण है कि नवाब मलिक से देवेंद्र फडणवीस के कहने के बावजूद उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा नहीं ले रहे? यही सवाल बीजेपी वहां उठा रही है। क्या आप मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण केवल नवाब मलिक को कुर्सी पे बनाए रखेंगे? भाई एक आदमी जेल गया जो अनिल देशमुख है, उससे आपने इस्तीफा लिया, कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे ले रहे हैं। नवाब मलिक भी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, आरोप लगा है। जब सिद्ध हो जाएगा तब वापस ले लेना, जब निर्दोष छूट जाएंगे तब उनको वापस ले लेना। कौन मना करता? आपका मंत्रालय, आपके लोग। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। सीधा सीधा है कि शिवसेना एक मैसेज देना चाहती है महाराष्ट्र की जनता को कि हम केवल मुसलमानों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम उनका जो एक फेस है नेता का, नवाब मलिक, उसके पक्ष में खड़े हैं। वो गलत है या सही बाद में देखेंगे, पहले हम साथ खड़े हैं।
तो ये एक मैसेज है सीधा सीधा। और बीएमसी के क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इस सब को लेकर उनको लगता है कि मुस्लिम वोटों को जरूर जीतने के लिए जरूरत है, और ये तुष्टीकरण के कारण वो नवाब मलिक के पक्ष में खड़े होंगे तो शायद मुस्लिम वोट उनको मिल जाए। लेकिन आपको बता दूं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए शिवसेना बाकी पूरे महाराष्ट्र की जनता को नाराज करेगी अगर ऐसा कर रही है। मैंने पहले भी कहा है, उद्धव ठाकरे जी को अपनी छवि ठीक करने के लिए कदम उठाना चाहिए और बोल्ड कदम उठाना चाहिए। उनकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी यदि वो नवाब मलिक को निकाल के मंत्रालय से दूर करें और ये घोषणा करें कि मैं इनसे इस्तीफा ले रहा हूं, निकाल रहा हूं मंत्रिमंडल से, अगर ये निर्दोष साबित हुए तो मैं फिर लूंगा। मुस्लिम तो बहुत हैं भाई महाराष्ट्र के अंदर, उनके एमएलए भी कई हैं, दूसरे को ले लो किसी को, नवाब मलिक को ही क्यों लेना है जिसके बारे में जनता सवाल उठा रही है, जो नशे के कारोबारी से जिसके संबंध होने के आरोप हैं, दाऊद इब्राहिम से जिसके आरोप हैं, जिससे बम ब्लास्ट वालों के आरोप हैं। तो ऐसे आरोपी आदमी अगर शक के दायरे में है तो फिर आपको स्वच्छ छवि बनानी चाहिए। उद्धव ठाकरे कब ऐसा करेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। वंदे मातरम।